खबर आज दिन भर की जो है, सबसे पहले तो ये कि 24 जून यानी जो कल आगामी 24 जून है, जिसको लेकर बहुत बड़ी बैठक होने वाली दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई जाएगी। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर, वर्तमान के हालात पर इस पर चर्चा होगी। और उसके बाद बात करेंगे हम केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की, जो खुद आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में की गई। आज सुबह 11 बजे आज बैठक बुलाया गया और उसके बाद मोदी मंत्रिमंडल के बैठक पर इस बैठक में विस्तार किया गया और इस पर चर्चा की गई है। तमाम बड़ी खबरों से हम जुड़ेंगे और इसके लिए हमारे सारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 24 जून जो कल है, जिसको लेकर सबकी निगाहें टिकी है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसको लेकर जो जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात हैं उस पर चर्चा है। लोगों का यह भी कहना है कि केंद्र की नजर, निगरानी लगातार रखी जा रही है जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर। विपक्ष भी यह बात कह रहा है और इस पर हम अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी है, हमारे साथ अरुण जी, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे क्या कुछ हालात है। सर, जो कल बैठक बुलाई गई 24 जून, ये लगातार इस पर चर्चा भी थी और इस पर लगातार बातचीत हो रही थी कि जो 24 जून को बैठक होगा उसमें क्या कुछ बातें चलेंगी और क्या कुछ चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। क्या कुछ लगता है कि कल 24 जून को क्या कुछ बैठक में चर्चा होने वाली है? ऋतिक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 24 जून 5 अगस्त के बाद 24 जून भी एक ऐतिहासिक तिथि के रूप में जाना जाएगा। कारण इसका सबसे बड़ा यह है, 5 अगस्त आपको याद होगा जब जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला धारा 370 का खात्मा किया गया था। और अब 24 जून कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं इस बैठक को लेकर। पीएम मोदी ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस बैठक में क्या कुछ होगा इसके कई नाम दिए जा रहे हैं। कोई इसे सीक्रेट एजेंडा बता रहा है, कोई ऑपरेशन जम्मू कश्मीर बता रहा है, कई अलग अलग नामों से इसे पुकारा जा रहा है। वही जो सबसे बड़ी बात है इसमें कि जम्मू कश्मीर पर ही बात होनी है, लेकिन क्या बात होनी है ये एजेंडा सीक्रेट है। खासकर इसमें दिलचस्प जो बात है कि जम्मू कश्मीर के 4 मुख्यमंत्रियों सहित 14 नेताओं को इसमें बुलाया गया है, लेकिन उन्होंने पहले तो डिनाई कर दिया था। पहले वो इनकार कर चुके थे कि हम इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब गुपकार अलायंस। अरुण जी, आपको थोड़ा सा रुकना चाहेंगे क्योंकि अभी सूबे के डिप्टी सीएम रेणु देवी जो है आज प्रेस वार्ता कर रही है, उस पर हम सीधा लेके चलेंगे। क्या कुछ वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और डिप्टी सीएम रेणु देवी आज जो प्रेस वार्ता करी, सबसे पहले वो सुनते हैं। चलिए, और जो बात डिप्टी सीएम रेणु देवी कर रही हैं, शायद वहां पर कुछ वहां पर तकनीकी खराबी है जिस वजह से आवाज नहीं आ पा रही है, तो हम बात करते हैं अब सीधा इधर बात करेंगे और जो जम्मू कश्मीर के हालात पर जो हम बात कर रहे थे उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अरुण जी थे, उनसे हम बात करेंगे। जो बैठक है, सर्वदलीय बैठक सर, उस बैठक में जो बातें सामने निकल कर आ रही है, लगातार विपक्ष उसे एजेंडा भी करार दे रहा है और कह रहा है कि बहुत तरह की चीजें कल सामने निकल कर आएंगी, क्योंकि जब आर्टिकल 370 वहां से हटाया गया उसके बाद से ही बीजेपी की एक तरीके से नजर है जम्मू कश्मीर पे, यह बात विपक्ष कह रहा है। देखिए, नजर है बीजेपी का है, क्यों नजर जम्मू कश्मीर पे पूरे हिंदुस्तान का होना चाहिए। बीजेपी आखिर कोई हिंदुस्तान से अलग नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा था कि गुपकार अलायंस, पीडीपी, एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सब ने मिलकर एक अलायंस बनाया। क्षेत्रीय पार्टियां भी कुछ उसमें शामिल थी। इन्होंने कहा कि नहीं, हम इस बैठक में शामिल नहीं होंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर बात चलेगी और हमारे साथ ये न्याय नहीं होगा। इस बार भी 5 अगस्त की तरह हमारे साथ अन्याय होगा। 370 हटाने को वो आज भी अन्याय बताते हैं कथित तौर पर। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि अब फारूक अब्दुल्ला,
महबूबा मुफ्ती तैयार हो गई है। जो बड़ी खबर यह है कि दोनों तैयार हो गए हैं कि नहीं, हम जाएंगे, सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे, उन एजेंडों पर बात करेंगे। बिल्कुल, और यह बात भी कही जा रही है कि पीडीपी प्रमुख ने कहा है कि हालांकि कोई न्योता नहीं भेजा गया है, लेकिन वो मान गई है। न्योता की बात कर रहे हैं। हाँ, न्योता नहीं भेजा गया, उन्हें एक संदेश दिया गया था कि 4 मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और जो 2 मुख्यमंत्री हैं पूर्व, उनको लेते हुए और 14 नेताओं को वहां निमंत्रण दिया गया था कि आप सर्वदलीय बैठक में शामिल हों। लेकिन पहले ये डिनाई कर चुके थे, पहले इनकार कर चुके थे कि हम नहीं आएंगे, हम शामिल नहीं होंगे। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हम शामिल होंगे। ऐसा ना हो कि हमारे साथ फिर अन्याय हो जाए, तो हम वहां मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात, महबूबा मुफ्ती का एक बार फिर पाकिस्तान प्रेम सामने उभर कर आया है। उन्होंने इस बैठक से पहले कहा है कि भारत सरकार को एक बार पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। महबूबा साहिबा, मैं आपको ये एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान का नहीं। और जम्मू कश्मीर के लिए हमें पाकिस्तान से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। हम जम्मू कश्मीर पर कोई भी निर्णय लें, उस पर हम भला पाकिस्तान से क्यों बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी आपने दी है, लेकिन अभी सीधा आपको यहां पर रुकेंगे और सीधा वापस चलते हैं। हमारी डिप्टी सीएम जो सुबह की है रेणु देवी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्या कुछ कह रही है, पहले हम वो सुनते हैं। पिछली बार हुआ जो अतिवृष्टि 3 दिन जो आप देखे होंगे, जो झड़ आने, यास आने वाला था, यास का हमने अलॉट कर दिया था कि भैया ये 4 दिन जो यास रहेगा, इसमें आपने जो भी अनाज पानी है अलग, कोई बाहर ना निकले, बड़े बुजुर्ग बाहर ना जाए, क्योंकि जो बिजली जो तड़कती है, तड़का से भी बहुत सारे लोग का मृत्यु हुआ है, इस बार भी हुआ है। तो उनको तो हम 4 लाख रुपया देते ही हैं, लेकिन हम पहले ही अलर्ट कर देते हैं जो पुनः अनुमान है। उसके अलावा हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि एक टोल फ्री नंबर है, वो टोल फ्री नंबर है 1070। आप जब भी फ़ोन कीजिएगा वो फ़ोन उठाएंगे और आपसे बात करेंगे, आपको क्या असुविधा हो रही है। ये पूरे बिहार का एक ही नंबर है, जो आप जब कीजिएगा तो आपको सहायता पहुँचाएंगे। इसलिए इस तैयारी में हमारी कहीं भी बाढ़ की तैयारी में कोई कमी नहीं है। एक सवाल बोलिए। टाइम्स नाउ से मुझे पूछना है कि अभी बाढ़ के सिचुएशन को देखते हुए वैक्सीनेशन के लिए स्पेसिफिकली कोई प्लान है, क्योंकि बहुत निश्चित देखिए, बाढ़ के लिए हम लोगों ने ये किया है कि जहां बाढ़ आती है वहां पे हम अभी नहीं, 15 दिन पहले से वैक्सीनेशन कर रहे हैं। और इस बार ये हुआ है कि वैक्सीनेशन किए हुए लोग, जिनके पास वैक्सीनेशन किया हुआ है, उनको राहत शिविर में जाने का है, हम जाने का पूरा पहले से योजना बना चुके हैं। सभी लोग वैक्सीनेट रहे, निश्चित रूप से वो जाएंगे, जो नहीं है उनको वहीं करेंगे। लेकिन हमने पूरे जहां बाढ़ इलाके हैं वहां स्पेशल गाड़ी भेज के हम लोगों ने किया है। सवाल ये था कि जब रोड की कनेक्टिविटी कट जाएगी, मतलब जब गाड़ियां नहीं चल पाएंगी वहां पे, तो अब बोट्स होती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के पास, तो क्या उस तरह का इंतजाम होगा कि बोट्स पे जाके अंदर भी? निश्चित, बोट पे जाके भी हमारे लोग, आप देखे होंगे, आप ही का फोटो लगाया हुआ है कि बोट पे हमारी जो आशा की दीदी हैं, वर्कर्स हैं, मेरी जीविका की बहनें हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, सारे लोग बोट पे जाके उसको वैक्सीनेशन कर रहे हैं कि बाढ़ में कोई मेरा लोग कोरोना से नहीं मरे या कोरोना की बीमारी नहीं फैले। इसकी भी तैयारी हमारी सरकार पहले से ही स्वास्थ्य विभाग का और ज़्यादा अलर्ट होकर किया है। और उस मुझे खुशी कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति भी नहीं। कल का आप रिकॉर्ड देखे होंगे तो 7 लाख से ज़्यादा हम लोगों ने वैक्सीनेशन किया है। तो निश्चित रूप से जागरूकता बढ़ी है और वैक्सीनेशन हो रहा है। और ज़्यादातर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाढ़ इलाके को, जो अभी 10 दिन जैसे 15 से बाढ़ आने वाली है या 15 से बारिश होने वाली है, इस बार तो अतिवृष्टि पता ही नहीं चलता है कि कब बारिश होगी, तो पहले से हम अलर्ट होकर वहाँ गाड़ियाँ भेज रहे हैं। अभी गाड़ी जाने लायक हर जगह है, तो वहाँ वैक्सीनेशन चल रहा है। मैम एक सवाल है, अभी तो जो पानी आया उसका आपने बताया क्या क्या कुछ किया गया, संभावित बाढ़ के मद्देनजर अगर बात की जाए तो आपदा विभाग ने कितनी टीमें गठित की है और क्या कहाँ पर एनडीआरएफ की टीमों को तैनात हमारे यहाँ देखिए, और साथ साथ कितने कम्युनिटी किचन बनाने के तैयार, क्योंकि हर बिहार के कई जिले ऐसे होते हैं जो बाढ़ से ग्रसित होते ही हैं। आपको पता ही होगा कि हम कितने कम्युनिटी किचन चलाते हैं और आपदा के समय में तो और ज़्यादा हम चलाते हैं। इस बार कोरोना में आप देखे होंगे कि हमारे कम्युनिटी किचन ने 500 से ज़्यादा हमने कम्युनिटी किचन चलाया। लेकिन आपदा में जहाँ भी हमें कम्युनिटी किचन की ज़रूरत है, हम लोगों ने कोई रोक नहीं लगाई है।
बाढ़ में हर जगह जैसे हमने अलर्ट किया कि भाई ये फलाना स्कूल रहेगा, ये रहेगा, क्योंकि पहले से हम जानते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आती है, उनके लिए समुदाय भवन, पशुओं का समुदाय भवन, आजकल तो बहुत सारे बन भी गए हैं। तो इस तरह की अवस्था में हम सभी लोग कम्युनिटी किचन के भी सारी व्यवस्था है, कहीं भी एक कम्युनिटी किचन की कमी नहीं होगी। कहीं भी बाढ़ आएगी तो हमारा कम्युनिटी किचन पहले, अब अभी देखे होंगे थोड़े से पानी आया, हमने 1900 लोगों को खाना खिलाया, क्योंकि हमारे लोग कहाँ जाएंगे पानी में। अब पानी 3 दिन बाद, रियल में बाढ़ कब कहा जाता है? बाढ़ ये होता है, जो डिफिनेशन बाढ़ का है कि अगर 1 हफ्ता पानी आपके घर में रहेगा तभी बाढ़ का डिफिनेशन करके हम 6000 रुपये देते हैं। लेकिन अभी पानी आया है तो इसलिए हम, पानी आया तो फिर भी हमारे लोग नहीं वहाँ खाना खा सकते हैं, गरीब लोग नहीं पी सकते हैं, तो इसलिए हमने कम्युनिटी किचन हम चला दिए कि भाई चलो हमारे लोग वहाँ खाना खा लिए। यही तो पूछना चाह रहे हैं ना मैम, कितनी तैयारी की गई है? हमारी पूरी तैयारी है। कितने बनाए? कम्युनिटी किचन अगर हमको जरूरत पड़ेगा तो हम अगर 100, 200, 400, 500 जितने पड़ेगा उतने कम्युनिटी किचन बनेंगे। हमारे यहाँ कम्युनिटी किचन की कमी नहीं, आवश्यकता के अनुसार कम्युनिटी किचन हमारा तैयार है। एक सवाल है कि हर साल नेपाल, आप जैसे आपने भी कहा कि नेपाल पानी छोड़ता है, कई जिले प्रभावित होते हैं, आपदा विभाग हर साल क्या करता है? सवाल ये उठ रहा है कि हर साल क्या बाढ़ आने का इंतजार किया देखिए, जाता है? सुनिए, सबसे बड़ी बात है, आपदा विभाग काम करता है। आपदा विभाग सारे काम करते हैं जो इंटरनेशनल मामला है। नेपाल कोई हमारा भारत का मामला नहीं है कि हम अपना एक डैम बना दें और सुधार लें। जब इंटरनेशनल मामला होता है तो दोनों देशों की बात चल रही है कि जो अररिया, पूर्णिया, सुपौल के तरफ ज़्यादा जो पानी आता है उसके लिए हमारा डैम की आवश्यकता है। उसकी चर्चा, ये विदेश की चर्चा विदेश मंत्रालय भारत सरकार कर रहा है, लेकिन बिहार सरकार का जितना दायित्व है, आप देखे होंगे कि जो नीचे स्तर पे जो लोग बसे हुए थे उनको भी ऊपर जगह देने का काम या हर तरह के बसाने का काम करता है। और जितना काम अगर हुआ है, आप कभी सब लोग जाके उधर देखिए कि कितने आपके काम हुए हैं कि बाढ़ से बचाया जा सके। कितना निर्माण हम लोगों ने पत्थर देके जो बांध का निर्माण कराया है कि उधर से पानी ना आए, लोग बच सके। बिहार सरकार का जितना था, आपदा विभाग ये नहीं है कि बाढ़ है, हम तो कहते हैं कि भगवान ना करे कि बाढ़ है, क्यों बाढ़ में पैसा वेस्ट होगा। हम उसकी तैयारी पूरी करते हैं, लेकिन जो आपदा आता है, आपदा कह के तो नहीं आता है, आपदा आता है, इसलिए इसमें तैयारी अपनी तरफ से काफी तैयारी है। हर साल मैम सीधा सवाल है कि हर साल बाढ़, अरे हर साल बाढ़ आता है तो पैसे खर्च की जाती है, आखिर उसको रोकथाम है तो क्या किया तो उसके रोकथाम के लिए तो हम बोल दिए आपको, पूरी व्यवस्था तो हम बता ही दिए कि उसकी जो हमारे तरफ से जो व्यवस्था है, पुलों की मरम्मती कराना, बांधों की मरम्मती कराना, जो पानी कहीं से क्रैक ना हो, फटे नहीं। अब आप 4,12,000 क्यूस पानी हुआ तो उसमें क्या आप अनुमान लगा सकते थे? आप भी इस उम्र में आप हैं, कभी देखे थे क्या कि इस जून महीने में इतनी बारिश होती है? बुजुर्ग लोग कहते हैं कि इतनी बारिश नहीं होती है। तो इस आपदा को आकलन नहीं किया जाता है। आपदा से निपटने के लिए आपदा विभाग सक्षम है और तैयार है, हर तरह से तैयार। पहले हम लोग को बहुत ही तरीके से, अच्छे तरीके से यहाँ से प्रेस रिलीज या जानकारियाँ मिलती थी, ईओ से भी फोन करते थे तो सबको जानकारियाँ मिल जाती थी। लेकिन अब है ना कि कोई कुछ बोलने, भैया ऐसा है कि आप अब निश्चिंत रहिए, हर शाम रात को शाम में 6 बजे हमारे वेबसाइट पर जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उस पर हम डाल दिए हैं और उसमें हम लोग उसमें डालवा देंगे, ठीक है। वो सिस्टम आपको कल से कायम हो जाएगा, उस पर आपको डला देंगे। अरे व्हाट्सएप ग्रुप में इनका नाम डलवा दो भाई, ले लो। हाँ, एक कागज दे रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। हमारे वेबसाइट पे 6 बजे शाम को जाएगा, 5 बजे हम प्रेस रिलीज करेंगे, 5 बजे आप लोगों को प्रेस रिलीज मिलेगा और 6 बजे ये जाएगा। ये कॉपी इन लोगों को दे दीजिए जो काम हुआ है सबको, ठीक है। धन्यवाद भैया। तो डिप्टी सीएम रेणु देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई तरह की बातें बोली है। सबसे पहले वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने कहा है कि जो टारगेट हमने लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को जल्द से जल्द बिहार सरकार पूरी तरीके से उसको पूरा भी करेगा। और सबसे बड़ी बात, जो
बाढ़ की स्थिति बिहार में आई है, जो सूबे में अभी बाढ़ के हालात है, चाहे हम पश्चिमी चंपारण की बात कर ले, गंडक नदी का उफान पहुंच रहा है, और बात कर ले कोसी मिथिलांचल के साइड की, तो उधर भी बाढ़ ने तबाही मचाई है। तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि आपदा प्रबंधन विभाग लगातार काम कर रहा है, बिहार सरकार सजग है और इस पर जो है लगातार बिहार सरकार काम कर रही है, और जो भी राहत की पैकेज हो या फिर लोगों को जरूरत होगी उसको लेकर बिहार सरकार मुहैया कराएगी। अब बात करेंगे हम सीधा उत्तर प्रदेश, चलते हैं आपको लेके। उत्तर प्रदेश में भी सब कुछ अब कहीं ना कहीं सामान्य होता दिख रहा है। योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है उसमें कहीं ना कहीं हालात अब ठीक दिख रहे हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात कर ले और योगी आदित्यनाथ की बात कर ले, तो सीएम फेस को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें सामने आई। दोनों ही एक पार्टी से आए, लेकिन दोनों के बीच सीएम फेस को लेकर मनमुटाव कहीं ना कहीं था। सरकार तो बीजेपी की वहां पे है ही, लेकिन आज की एक तस्वीर सामने आई है, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य एक साथ आए हैं। हालांकि इससे पहले भी दोनों को साथ में देखा गया, लेकिन दोनों का एक संवैधानिक पद है, इसलिए दोनों को साथ में देखा गया। लेकिन इस बार जो मुलाकात हुई है, योगी आदित्यनाथ खुद गए हैं केशव प्रसाद मौर्य के घर और उनसे मुलाकात करके जो तस्वीरें सामने आई है, वो तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक हैं, उनसे हम बात करेंगे। अभिषेक, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच अब सब कुछ ठीक होता दिख रहा है। अगर बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य जो है, उन्होंने यह भी कहा है कि हम योगी के ही साथ थे, योगी के ही साथ हैं और योगी के ही साथ रहेंगे। जी बिल्कुल, चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं या फिर ठीक होता हुआ दिखे, ये मैसेज देने की कोशिश है। केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच जो दूरियां बढ़ रही थी और यूपी बीजेपी में जिस तरह से कलह बढ़ रहा था, खासकर सरकार के जो लोग हैं, चाहे डिप्टी सीएम हो, सीएम हो, और ये कलह की एक घटना नहीं है, ये सिर्फ वानगी, ऐसा नहीं है कि पहली बार इसकी वानगी सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास रहे एक अधिकारी को डिप्टी सीएम बनाने की बात हुई, ऐसी खबरें आई और ये खबर भी आई कि सीएम योगी ने मना कर दिया। उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है यूपी बीजेपी का। उसके बाद लगातार ये खबरें चली कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन सब कुछ ठीक है ये मैसेज देना था, इसलिए योगी जाकर अमित शाह से मिलते हैं और आज योगी केशव प्रसाद मौर्य से मिलते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल का जो चुनाव नतीजा रहा है उससे बीजेपी ने बहुत सबक लिया है और बीजेपी के अंदर ये घबराहट है कि, और यूपी की राह बहुत मुश्किल, बहुत आसान नहीं है इस बार। आपने बात की है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में चुनाव है 2022 में, अगले साल यूपी में चुनाव होने वाले विधानसभा चुनाव के, और इससे पहले भी कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी ये दिखाना चाहती है कि दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक है? बिल्कुल यही दिखाना तो चाहती है, यही दिखाने की कोशिश है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन राजनीति में इतनी जल्दी सब कुछ ठीक होता नहीं है। सियासत में अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और पहले से भी कई गुट रहे हैं यूपी बीजेपी में और तमाम तरह की दिक्कतें रही हैं, लेकिन आप लहर कह लें या फिर एक प्रसिद्धि कह लें, एक क्रेज कह लें सीएम योगी का, उससे बीजेपी की थोड़ी राह आसान रही है। लेकिन इस बार मामला वैसा नहीं है। सीएम योगी की स्वीकार्यता उत्तर प्रदेश में घटी है, सीएम योगी का जो क्रेज है उस पर भी असर पड़ा है और खासकर आप पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों से ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी घटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का जो जादू आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने अपने चेहरे को बनाने के लिए, अपने चेहरे को वापस से यूपी की जनता तक पहुंचाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो मनमुटाव है उसे खत्म करने की कोशिश की? बिल्कुल, सीएम योगी ये जानते हैं कि अगर यूपी की सत्ता दोबारा संभालनी है, यूपी का मुख्यमंत्री दोबारा बनना है, तो केशव प्रसाद मौर्य और उन जैसे जो दूसरे दिग्गज राजनीतिज्ञ हैं उत्तर प्रदेश के, अपने जो करीबी सिपा सलार हैं, उनको साध कर रखना होगा, उनको साथ रखना होगा, वरना राह वैसे भी आसान नहीं है। और अगर केशव प्रसाद मौर्य ने तेवर दिखाया, केशव प्रसाद मौर्य छिटके और दूसरे लोग छिटके, तो दिक्कत और भी होगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि इस बार चुनौतियां ज़्यादा बड़ी हैं यूपी के चुनाव में, सीएम योगी के लिए, बीजेपी के लिए। चलिए, और ये बात, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जानकारी साझा की हमसे। तो ये बात लगातार अब लोग ये भी समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो आज तस्वीर सामने आई है, जो तस्वीर आपने टीवी स्क्रीन पे भी देखा, उसने सब कुछ बयां किया है। योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य एक साथ, वो भी दिल से, और ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। राजनीति में क्या कुछ नहीं हो सकता है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है आगामी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब पार्टी ये बताना चाहती है, मैसेज देना चाहती है विपक्ष को भी कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है। और केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान है
कि हम योगी के साथ थे, योगी के साथ हैं और योगी के साथ रहेंगे। यह बयान आपको सब कुछ साफ कर रहा है कि विधानसभा चुनाव होने से पहले बीजेपी अपना साफ चेहरा एक बार फिर उत्तर प्रदेश में दिखाना चाहती है। अब बात करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आज हुई। बड़ी खबर, आज देश की सबसे बड़ी खबर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लगातार मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा हो रही थी कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, उसको लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने आज बैठक बुलाई और ये कयास लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्भय किशोर हमारे साथ जुड़ेंगे। निर्भय, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द होने वाला है, इसकी बात भी तेज है। 2019 के बाद बात करें तो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया, लेकिन अब पीएम मोदी भी इसको लेकर सजग दिख रहे हैं। बिल्कुल, आज अगर बैठक हुई है तो यह बैठक सजगता को ही बताती है, लेकिन इस बैठक से बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। पहली कयास ये बिहार को लेकर के अगर बात करते हैं तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में है और आज बैठक हुई। हालांकि बैठक में वो नहीं थे और उस पर चर्चा हुई है क्योंकि कैबिनेट का विस्तार होना है और आज की इस बैठक में उस पर भी बातें हुई हैं। हालांकि क्या इस बैठक में कैबिनेट के विस्तार पर किस किस लोगों को शामिल किया जा सकता है, अभी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इसके साथ साथ जो दो बड़े अहम मुद्दे थे उसकी बातें सामने आई है। पहली ये कि सरकार ये चाहती है कि कोरोना के इस काल में जिस तरीके से देश की आर्थिक स्थिति कह सकते हैं या लोगों की आर्थिक स्थिति कह सकते हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, ये सब कुछ स्थितियां खराब हो रही है, तो अब ऐसे में सरकार जो है वो रोजगार को बढ़ावा देना चाहती है, वो लोगों को सशक्त करना चाहती है और बजाते इसके लिए जो दो निर्णय लिए गए हैं, CRWC जिसको बोलते हैं सेंट्रल रेल साइड वेलफेयर हाउस कंपनी लिमिटेड और दूसरी जो है वो सेंट्रल वेलफेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, इन दोनों को अब मर्ज कर दिया जाएगा। दरअसल इन दोनों के मर्ज करने का मुख्य उद्देश्य सरकार का ये है कि जो भी राशन हो या किसी भी तरीके की अगर आयात और निर्यात की जो सीमाएं जो कुछ परेशानी बनती हैं उसमें किसी भी तरीके की समस्या ना हो और कारण बने कि अगर लोग रोजगार में आना चाहते हैं, लोग रोजगार करना चाहते हैं तो उनको किसी भी तरीके की समस्या का समाधान ना करना पड़े, तो इसलिए इसको मर्ज कर दिया गया है। इसके साथ साथ एक और बड़ा फैसला यह है कि अब कोरोना के इस काल में जिस तरीके से ये उम्मीदें की जा रही थी कि राहत मिलेगा, क्योंकि गरीब सबसे ज्यादा परेशान है और प्रदेशों को देखा जाए तो कई ऐसे प्रदेश रहे जब कोरोना संक्रमण से बचने के लिए प्रदेशों में अपने अपने स्तर से राज्य सरकारों ने लॉकडाउन लगाया और उस लॉकडाउन के कारण जब लोगों के रोजगार थम गए तो कई ऐसे जगह हैं जो तस्वीरें लगातार आ रही है और DTV भारत भी खबरें दिखा रहा है कि किस तरीके से आधी रोटी के लिए भी लोग तरस रहे हैं। तो अब ऐसे में लोग भूखे ना मरे, इसके लिए केंद्र सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है और अब 5 kg अधिक राशन देने की बात की गई है और ये नवंबर महीने तक दिया जाएगा, यानी कि दीपावली जब आएगा दीपावली तक लोगों को राशन दिया जाएगा। इसके लिए बजाते जो भी खर्च होंगे, चाहे वो परिवहन की बात की जाए या फिर उसमें उसके खरीद के लिए राशन की जो बात की जाए, उसके लिए जो भी राशि होगी वो आवंटित कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन और इसके साथ ये भी बातें कही गई है कि अगर 10 kg जो राशन मिलेगा, यानी कि अगर जो अन्य योजनाओं के तहत 10 kg अगर राशन मिलता है तो आपको 5 kg राशन का ही भुगतान करना पड़ेगा और 5 kg फ्री होगा। आपको ऐसा लगता है कि जो राशन की बात की जा रही है कि मुफ्त राशन दिया जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कोरोना महामारी के बीच क्या कुछ स्थितियां पैदा हुई, जो जरूरतमंद है, जो लाभुक है, उनको राशन तो मुफ्त में देने की बात की जा रही है लेकिन उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। बीच में क्या घपला होता है, इस पर भी तो नजर रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल, इस बीच में जो घपला होता है और क्या कुछ इसमें कमियां हैं, इसके लिए DTV भारत रोज शाम 6 बजे एक प्रोग्राम लेकर के आ रहा है, ऑपरेशन रोटी। उस ऑपरेशन रोटी में हम रोज रोज राज खोल रहे हैं, 2 राज रोज आपको दिखता है और इस रिपोर्ट में हम पूरी जानकारी देते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये सारी स्थितियां ऐसी हैं कि चाहे वो चल करके आती है और ये आज से ही नहीं, बहुत पहले जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था कि जब 1 रुपए वहां से चलता है तो वो पहुंचते पहुंचते पूरी पैसे नहीं पहुंचते हैं और उन्होंने राशि बताई थी कि उस अंतिम तबके तक जाने के लिए, हालांकि अब सरकार तो ये कहती है कि हम जो आखिरी पंक्ति में खड़े हुए उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो कोशिशें जमीन पर दिखती नहीं है। और रोटी की अगर आपने बात की तो रोटी का प्रोग्राम जो हमारा है वो दर्शक हमारे जरूर देखें, वहां सब दिखेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो रोटी का जो प्रोग्राम है और दर्शक देख रहे हैं, रोटी के लिए तो हर कोई काम कर रहा है, रोटी के लिए तरसते हैं लोग, किसी किसी को आधी मिलती है, किसी को पूरी मिलती है, मेहनत सब करते हैं लेकिन पेट में किसी किसी की आधी ही आती है और किसी की पूरी आती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई और बहुत तरह की बातें सामने हमारे सहयोगी निर्भय किशोर ने बताया। और अब बात करेंगे बिहार की। बिहार में नेता प्रतिपक्ष का आगमन हो चुका है, यानी कि तेजस्वी यादव, जो लगातार ये कह रहे थे कि कहां है तेजस्वी, विपक्ष के नेता भी बार बार कह रहे थे कि तेजस्वी लगातार मदद कर रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं, और सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे कि कहां है तेजस्वी, तेजस्वी बाहर क्यों नहीं निकलते हैं। आ गए हैं अब तेजस्वी पटना
अब तेजस्वी जब पटना आए तो क्या कुछ कहा है, उसके लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष हैं, क्योंकि आज वो पटना एयरपोर्ट पे थे और उन्होंने बात की तेजस्वी यादव से, वहां पर वो मौजूद थे। क्या कुछ कह रहे थे तेजस्वी पटना आने के बाद, उत्कर्ष? जी बिल्कुल ऋतिक, करीब 1.5 से 2 महीने बाद आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना आए हैं। हालांकि कोरोना काल चल रहा था और साफ शब्दों में उनका कहना था कि मैं एक नेता के साथ एक बेटा भी हूं और मेरे जो पिता हैं उनकी तबीयत खराब है, जिस वजह से मैं अभी राजधानी दिल्ली में था। लेकिन अब कोरोना काल कम हुआ है, क्योंकि एक तरफ सरकार को भी उन्होंने घेरते हुए वो नजर आए। उस साफ शब्दों में उनका कहना था कि नीतीश कुमार जिन नेताओं को, जिन प्रभारियों को अलग अलग जिलों में बनाए थे कोरोना काल में सहायता के लिए, उन्हें तो निकलने नहीं दिया गया। मैं तो नेता प्रतिपक्ष हूं, मैं किस तरीके से निकलूंगा। तो कहीं ना कहीं वो एक शब्द ये जरूर कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जो है वो हर चीज के जिम्मेदार है। मैं अगर बाहर हूं तो मैं अपने पिता के लिए था, ऐसा नहीं है कि मैं कोरोना काल में जो पटना वासी हैं, जो राजधानी वासी हैं, जो पूरे बिहार की जनता है, मैं उनके साथ नहीं था। बिल्कुल, पटना तो आगे और ये बात उन्होंने कही, लेकिन उन्होंने लोजपा की तरफ भी इशारा कर दिया है। चिराग पासवान जो अभी जिस दर्द को वो झेल रहा है, उस दर्द पे भी उन्होंने हाथ रखा है कि भाई अगर आना चाहे तो भाई आ सकते हैं। जी, साफ तौर पर जो लोक जनशक्ति पार्टी में जो बीते दिन टूट हुई है, जो 2 गुट बन गए हैं, एक चिराग पासवान, एक उनके जो चाचा हैं पशुपति पारस, तो कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव वो कह रहे हैं कि बड़े भाई जैसे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी याद दिलाया है कि जब 2010 में कोई भी नेता, कोई भी सांसद नहीं थे एलजेपी के, तब लालू प्रसाद यादव ने रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा था। और इसी बात को लेकर अभी भी यह कह रहे हैं कि अगर चाहते हैं चिराग कि संविधान की तरफ जाएं तो अब वो मेरे तरफ हमेशा आ सकते हैं। हालांकि वो जी बिल्कुल जी। संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने एक बात कही है कि नेता प्रतिपक्ष धरातल पर काम नहीं करते हैं, ट्विटर पर काम करके चले जाते हैं। कहां तक सच्चाई है? अब तो वो आ गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो तंज है वो तो जो सत्ता पक्ष है वो जरूर कसेगी, क्योंकि विपक्ष भी इसमें कहीं कम नहीं है। हालांकि जो ट्वीट का बात कहा गया है उसको लेकर जो प्रवक्ता हैं राजद के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो ट्वीट करते हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव करते हो, चाहे वो तेजस्वी यादव करते हैं, वो जनहित के लिए करते हैं, जनता की मांग रखते हैं। लेकिन सरकार कुछ भी नहीं सुनती है। करीब 2000 ट्वीट किए गए हैं ट्विटर हैंडल से, जो आरजेडी के ट्विटर हैंडल है या फिर तेजस्वी यादव के, लेकिन एक भी सवाल सरकार ने नहीं सुना है और उस पर कोई भी जवाब नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं ये जो गलतियां हैं वो सत्ता पक्ष की जरूर नजर आ रही हैं, क्योंकि विपक्ष तो लगातार, चाहे वो कोरोना काल में आइसोलेशन सेंटर बनाना हो, चाहे अस्पताल, हर तरह से आरजेडी आगे निकली। चलो, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तेजस्वी यादव पटना आ चुके नेता प्रतिपक्ष, और सबका नजर यही कहीं ना कहीं था कि तेजस्वी यादव पटना कब आएंगे, बिहार कब आएंगे। आज तेजस्वी पटना पहुंचे और अपनी बात, जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि उन्होंने ये बात का हवाला भी दिया है कि वो अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहे और दिल्ली में इसलिए वहां पर मौजूद थे। लेकिन अब एक तरफ जब नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी पटना आ गए हैं। पटना आकर तेजस्वी अब क्या कुछ करेंगे, सबकी नजर इस पे ही होगी, क्योंकि जहां पर एक तरफ वो ट्वीट कर रहे थे तो अब वो धरातल पर किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने वो काम तो किया है, अब छोटे भाई क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दिन भर की खबरों पर आज हमने चर्चा की है और जो बातें सामने निकल कर आई हमने आप तक रखी है। आगे भी हम आपको इस तरह ही जानकारी देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हो चुका है आपसे विदा लेने का। हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। पटना लौटे सीएम नीतीश